सोचिए 1960 का दशक बस शुरू ही हो रहा है और केनेडी परिवार जो सत्ता के शिखर पर पहुंचने ही वाला है, वो अनजाने में आप कह सकते हैं संगठित अपराध के साथ दशकों से चल रहे एक गुप्त युद्ध के बीचों बीच कदम रख रहा है। ये सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत है। अमेरिकी इतिहास की वो परतें हैं जिन्हें अक्सर ढक दिया जाता है। तो चलिए आज इन्हीं परतों को खोलते हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम अमेरिकी सत्ता यानी राजनीति और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ संगठित अपराध के उस छुपे हुए जटिल रिश्ते की तह तक जा रहे हैं। ये कहानी शराबबंदी के दौर से शुरू होती है, फिर वर्ल्ड वॉर से गुजरती है और शीत युद्ध की साजिशों तक पहुंचती है। समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता और अपराध की ये तार आखिर जुड़े कैसे। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए जो भी जानकारी है वो सब ऐतिहासिक दस्तावेजों, जांच रिपोर्टों और कई विश्लेषणों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि लकी लुसियानो, कार्लोस मार्सेलो, केनेडी बंधु जैसे किरदारों ने इस कहानी को कैसे मोड़ दिया और कैसे हेरोइन जैसा नशा, उसका व्यापार इस पूरे समीकरण का एक आप कह सकते हैं अहम हिस्सा बन गया। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शराबबंदी से? प्रोहिबिशन? हाँ, प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1920 और 30 के दशक में अमेरिका ने शराब पर पाबंदी लगा दी, लेकिन स्थिति बड़ी अजीब सी बन गई। शराब रखना या पीना गैरकानूनी नहीं था, पर उसे बनाना, बेचना या लाना ले जाना वो जुर्म था। इसने सिर्फ काला बाजार नहीं बनाया, इसने संगठित अपराध को एक तरह से संस्थागत रूप दे दिया। इसने इटालियन, आयरिश, यहूदी इन सब गिरोहों को एक साथ आने और एक नेटवर्क बनाने का मौका दे दिया। एक ऐसा नेटवर्क जो धीरे धीरे हर सरकारी दफ्तर तक पहुंच गया। ठीक कहा, यह अदृश्य साम्राज्य जैसा बन गया और जल्दी ही यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहा, यह सत्ता का खेल बन गया। 1928 के राष्ट्रपति चुनाव में देखिए, लकी लुसियानो जैसे बॉस ने न्यूयॉर्क के गवर्नर ऑल्फ्रेड स्मिथ का समर्थन किया। कैथोलिक थे वो? हाँ, सोचा था कैथोलिक वोट और उनके पैसे से काम बन जाएगा, लेकिन वो हार गए। तो उन्होंने सबक सीखा कि राजनीति सिर्फ रिश्वत से नहीं चलती, इमेज भी बनानी पड़ती है। और फिर उनकी नजर पड़ी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यानी एफडीआर पर, एक ऊंचे खानदान के पढ़े लिखे नेता पर। हाँ, लेकिन एफडीआर वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चतुर निकले। वो पुराने पैसे वाले थे, उन्हें पता था सत्ता कैसे काम करती है। उन्होंने माफिया का समर्थन तो लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूरा खेल ही बदल दिया। कैसे? उन्होंने न्यूयॉर्क में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सैमुअल सीब्री जैसे सुधारकों को लगा दिया। लुसियानो और उसके साथी रोज अखबारों में अपने धंधों का पर्दाफाश होते देख रहे थे। वो बहुत नाराज थे। और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद एफडीआर ने क्या किया? क्या उन्होंने माफिया को पूरी तरह खत्म कर दिया? खत्म तो नहीं किया, लेकिन उन पर नकेल जरूर कस दी। एफडीआर को अब उनके पैसे की जरूरत नहीं थी, उनके नेटवर्क की जरूरत थी, लेकिन अपने कंट्रोल में। उन्होंने थॉमस डुई जैसे महत्वाकांक्षी रिपब्लिकन वकील का इस्तेमाल किया अंडरवर्ल्ड पर हमला करने के लिए। अच्छा। लुसियानो जेल चला गया, डच शोल्स मारा गया, लैब के ब्यूचाल्टर को मौत की सजा मिली। कई बड़े नाम या तो भाग गए या हाशिए पर चले गए। कौन कौन? वीटो जेनोविसी, मेयर लैंस्की, बग्जी सीगल, फ्रैंक कोस्टेलो, यहाँ तक कि शिकागो के अल कैपोन का गैंग भी कमजोर पड़ गया। एफडीआर ने संगठित अपराध को एक नया आकार दे दिया था। ये तो बड़ी दिलचस्प रणनीति थी, इस्तेमाल करो और फिर काबू में लाओ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते को शायद और भी गहरा कर दिया। बिल्कुल, देखिए 1936 ने लुसियानो को लंबी सजा हो चुकी थी, लेकिन 1942 में न्यूयॉर्क बंदरगाह पर खड़े अमेरिकी नौसेना के विशाल जहाज यूएसएस नॉर्मैंडी में एक रहस्यमयी आग लग गई और वो डूब गया। और ये बंदरगाह माफिया के दबदबे वाला इलाका था और उस समय नाजी पनडुब्बियों का खतरा भी मंडरा रहा था। तो क्या नौसेना ने इसे नाजी हमला माना? उन्होंने यही दावा किया और शायद लुसियानो के लोगों ने भी यही चाहा हो कि ऐसा लगे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी नौसेना का खुफिया कार्यालय ONI शर्मिंदा और परेशान होकर बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए उन्हीं लोगों के पास गया जिनका वहाँ कब्जा था। यानी माफिया के पास? हाँ, यानी लुसियानो और मेयर लैंस्की से जुड़े डॉक वर्कर्स यूनियन के पास। इसे ही ऑपरेशन अंडरवर्ल्ड कहा गया। ये एक सीक्रेट डील थी। लेकिन यहाँ एक और खिलाड़ी मैदान में आ रहा था जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। कार्लोस मार्सेलो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है
युद्ध के दौरान ज्यादातर सैनिक और सप्लाई न्यूयॉर्क से नहीं बल्कि लुइसियाना के बंदरगाहों, खासकर न्यू ऑर्लिन्स से भेजे जा रहे थे। अच्छा, न्यू ऑर्लिन्स से? हाँ, और इन दक्षिणी बंदरगाहों पर कार्लोस मार्सेलो का पूरा नियंत्रण था। लाखों सैनिक न्यू ऑर्लिन्स से गुजरे और मार्सेलो की स्लॉट मशीनों, जूक बॉक्सों और वेश्यालियों से उसकी जेबें भरते गए। तो मार्सेलो के लिए युद्ध सिर्फ मुनाफे का सौदा था? मुनाफे के साथ साथ उसने अपनी ताकत भी दिखाई। उसने दक्षिणी डॉक्स को किसी भी तरह की तोड़फोड़, हड़ताल या नाजी दखलंदाजी से पूरी तरह सुरक्षित रखा। उसकी इस काबिलियत पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर पड़ी, खासकर OSS की, जो बाद में CIA बनी। उन्होंने मार्सेलो को दक्षिणी शिपिंग लेन का एक तरह से अघोषित कंट्रोलर बना दिया। ये सिर्फ माफिया का नियंत्रण नहीं था, ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की सहमति से मिला नियंत्रण था। और इस ऑपरेशन अंडरवर्ल्ड और मार्सेलो की वफादारी का नतीजा क्या हुआ? लुसियानो का क्या हुआ? लुसियानो को सजा पूरी होने से बहुत पहले रिहा कर दिया गया और इटली भेज दिया गया। इटली क्यों? वहाँ उसने सिसिलियन माफिया को फिर से संगठित करने में मदद की, जिसे मुसोलिनी ने लगभग खत्म कर दिया था। बदले में लुसियानो की यूनियन को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पूरा नियंत्रण मिला। इससे न सिर्फ युद्ध का सामान आसानी से आया गया, बल्कि यूरोप और क्यूबा से हेरोइन की तस्करी का रास्ता भी खुल गया। ये सब देखकर कोई तो सत्ता के अंदर से समझ रहा होगा कि खेल कैसे खेला जा रहा है। हाँ, जोसेफ कैनेडी, जॉन F कैनेडी के पिता, वो खुद आप जानते हैं पूर्व शराब तस्कर रह चुके थे और राजदूत भी बने थे। उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि कैसे FDR ने माफिया का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें किनारे लगा दिया। जो कैनेडी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन नाजी जर्मनी के प्रति उनकी कुछ सहानुभूति थी। हाँ, उसी वजह से उनका रास्ता रुक गया। तो उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटों को व्हाइट हाउस पहुंचाएंगे। और इसी दौरान खुफिया एजेंसियां भी बदल रही थी। OSS से CIA बन रही थी। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान OSS ने जासूसों और कह सकते हैं जुआरियों की मदद से बंदरगाह सुरक्षित रखे, सिसिली पर हमले की तैयारी की। उन्होंने लुसियानो जैसे लोगों से सौदे किए। युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ और OSS का रूपांतरण CIA में हो गया। अब ये सिर्फ माफिया के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, ये उनके साथ मतलब घुल मिल रहे थे। क्यों? CIA को माफिया की क्या जरूरत पड़ गई अचानक? CIA को दुनिया भर में गुप्त ऑपरेशन करने थे, तख्ता पलट करवाने थे, चुनावों में धांधली करनी थी, विद्रोह भड़काने थे। अच्छा। इसके लिए उन्हें ऐसे पैसे की जरूरत थी जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, जिस पर संसद की नजर ना पड़े, ब्लैक मनी। और इसका जवाब मिला हेरोइन में। हाँ, हेरोइन में एक पूरी वैश्विक पाइपलाइन तैयार की गई। अफीम गोल्डन ट्रायंगल यानी दक्षिण पूर्व एशिया से आती, तुर्की में रिफाइन होती, फ्रांस के मार्सेले शहर में प्रोसेस होती और फिर अमेरिकी शहरों की गलियों तक पहुंचती। कहा जाता है कि लुसियानो ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि इसे रोकने में मदद की पेशकश भी की थी। उसने दावा किया कि उसे फंसाया गया है। लेकिन क्या ये सच था या ये सिर्फ एक कहानी थी जो उसने बनाई? शायद दोनों में कुछ सच्चाई हो। लुसियानो ने एक बार कहा था, सरकार में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस रैकेट को चलते रहने की जरूरत है, और वो शायद गलत नहीं था। पर्दे के पीछे हेरोइन वो काला धन बन चुकी थी जो अमेरिकी साम्राज्य के गुप्त अभियानों को चला रही थी, और इसे चलाने वाले सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे, खुफिया अधिकारी भी थे। क्या इस सब की शुरुआत का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है? कोई मास्टरमाइंड? एक नाम जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है कर्नल पॉल हेलीवेल। वो OSS और फिर CIA का एक बहुत शातिर अधिकारी था। 1943 में वो चीन में था। चीन में? हाँ, जहाँ चियांग काई शेक के राष्ट्रवादी सेना माओ की कम्युनिस्ट सेना से लड़ रही थी। हेलीवेल ने देखा कि चियांग की सेना का खर्च काफी हद तक हेरोइन बेचकर चल रहा था, जिसे वो शंघाई के ग्रीन गैंग नाम के क्रिमिनल सिंडिकेट के जरिए कंट्रोल करते थे। तो हेलीवेल ने क्या किया? उसने एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। क्यों ना OSS इस अफीम व्यापार को सुविधाजनक बनाए। अमेरिका के कम्युनिस्ट विरोधी सहयोगियों को ड्रग्स बेचने दिया जाए, बदले में अमेरिका उन्हें सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स दे, ताकि उन्हें पैसा मिले। हाँ, ताकि उन्हें पैसा मिले, वो माओ से लड़ सकें और एशिया में अमेरिकी प्रभाव बना रहे।
उसके बॉस वाइल्ड बिल डोनोवन और एलन डलेस जैसे लोगों ने इसे मंजूरी दे दी। और इसे अमल में कैसे लाया गया, मतलब लॉजिस्टिक्स? इसके लिए सिविल एयर ट्रांसपोर्ट नाम की एक एयरलाइन का इस्तेमाल किया गया, जो बाद में CIA की कुख्यात गुप्त एयरलाइन एयर अमेरिका बनी। एयर अमेरिका, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, ये हवाई जहाज सिर्फ यात्री या सामान नहीं ढोते थे, ये हथियार, पैसा और हेरोइन भी ढोते थे। एक बार जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। ये नेटवर्क न्यू ऑर्लिन्स तक फैला, जहां कार्लोस मार्सेलो बैठा था, सिसिली तक जहां माफिया बॉस अपने वादे निभा रहे थे, तुर्की, मार्सेले, वियतनाम और फिर मध्य और दक्षिण अमेरिका तक। तो मार्सेलो सिर्फ न्यू ऑर्लिन्स का बॉस नहीं था, वो इस ग्लोबल नेटवर्क का एक बहुत अहम पुर्जा बन गया था। वो लॉजिस्टिक्स का किंग था। बंदरगाह, यूनियन, लुइजियाना आने जाने वाला हर जहाज उसके कंट्रोल में था। वो सिर्फ माफिया बॉस नहीं था, उसकी वॉशिंगटन में लॉबिंग फर्म थी, सीनेटर उससे बात करते थे। अच्छा। जब CIA को ग्वाटेमाला या डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे देशों में गुप्त रूप से हथियार भेजने हो या तख्तापलट में मदद की जरूरत हो, तो वो मार्सेलो के पास आते थे। वो बिना कोई कागजी निशान छोड़े काम करवा सकता था। ये सब राष्ट्रपति ट्रूमैन के समय में ही जड़ें जमा चुका था, जिन्होंने शुरू में CIA जैसी संस्था का विरोध किया था। कहा था अमेरिकी गिस्टापो नहीं चाहिए। हाँ, ट्रूमैन ने शुरू में विरोध किया, लेकिन 1947 में CIA बन गई और हेलीवेल की योजना फिर काम आई। ब्लैक ऑप्स को हेरोइन से फंड करना बिना कांग्रेस की मंजूरी के। युद्ध के बाद अमेरिका में हेरोइन की मांग भी बढ़ी, खासकर जैज संगीत के माहौल में। तो हेलीवेल ने ऑपरेशन एक्स तैयार किया। ऑपरेशन एक्स, ये क्या था? ये हेरोइन सप्लाई चेन का कोड नेम था। फाइनेंसर मेयर लैंस्की, लॉजिस्टिक्स कार्लोस मार्सेलो, पैसा लॉन्डर करने के लिए मियामी में जनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां। और माल कहां से आता था? अफीम इंडो चाइना से, प्रोसेसिंग सिसिली की लैब्स में कुछ खास लोगों की मदद से, क्यूबा के रास्ते सैंटो ट्रैफिकांटे के जरिए, और अमेरिका में वितरण जिमी हॉफा के टीमस्टर्स यूनियन के ट्रकों से। टीमस्टर्स यूनियन, जिमी हॉफा? हाँ, और इससे कमाया गया मुनाफा यूरोप में गुप्त दक्षिणपंथी सेनाओं, जिन्हें ग्लैडियो कहा जाता था, उनको भेजा जाता था। ये तो एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल था। क्या कोई इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था? कोई तो होगा। हाँ, न्यू ऑर्लियंस में एक शख्स था, एरन कॉन। लगभग 1954 में वो मेट्रोपॉलिटन क्राइम कमीशन का एक अकेला अन्वेषक था। उसके पास सिर्फ एक क्लिपबोर्ड, कुछ मुखबिर और मार्सेलो के साम्राज्य को गिराने का जुनून था। अकेला? मतलब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था? लगभग नहीं के बराबर। उसने क्या पाया? मार्सेलो कैसे काम करता था? क्या वो बहुत हिंसक था? कौन ने पाया कि मार्सेलो हिंसा से ज्यादा सिस्टम को साथ मिलाकर काम करता था। पुलिस, जज, नेता सब उसके शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर मतलब वो उन्हें रिश्वत नहीं देता था, उन्हें धंधे में हिस्सेदार बनाता था। कौन ने ये भी पता लगाया कि कैश ले जाने वाले बख्तरबंद ट्रक बैंकों ने नहीं, माफिया ने शुरू किए थे, और पुलिस उनकी सुरक्षा करती थी। लेकिन जब कौन ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की तो क्या हुआ? मार्सेलो ने क्या किया? जब ग्रैंड जूरी ने कौन से उसके मुखबिरों के नाम पूछे तो उसने इनकार कर दिया। नतीजा, जनवरी 1955 में उसे अदालत की अवमानना के लिए 10 दिन की जेल हो गई। क्या? जांच करने वाला जेल में? हाँ, मार्सेलो के आदमी बाहर घूम रहे थे और जांच करने वाला अंदर था। ये मार्सेलो के सिस्टम पर नियंत्रण का सबूत था। क्या कौन ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। जेल से छूटने पर उसका हीरो की तरह स्वागत हुआ। उसने कहा कि वो जेल में भी काम कर सकता है, लेकिन मार्सेलो ने उसे बदनाम करने की कोशिशें जारी रखी। इसी दौरान गाय बैनिस्टर जैसे पुलिस अधिकारियों का नाम भी सामने आया, जो बाद में केनेडी हत्याकांड की जांच के दायरे में आए। गाय बैनिस्टर? अगस्त 1955 में कॉन को फिर से जेल भेज दिया गया। इस बार भी वही कारण, उसने रिश्वतखोरी के एक मामले में सबूत का स्रोत बताने से इनकार कर दिया था। पुलिस वाले बरी हो गए, कौन फिर जेल चला गया। ये तो मतलब सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज था। जनता और मीडिया की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? उन्होंने कॉन को सत्यनिष्ठा का प्रतीक माना। उसकी तुलना न्यूयॉर्क के विलियम कीटिंग जैसे विसिल ब्लोअर से की गई। कॉन ने जेल से भी लड़ाई जारी रखी, सार्वजनिक भाषण दिए और शहर के लॉटरी रैकेट को बंद करवाने का दावा किया। तो कौन की लड़ाई ने क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई हलचल मचाई? क्या वॉशिंगटन तक बात पहुंची?
हाँ, धीरे धीरे देश जाग रहा था। नवंबर 1955 में सीनेटर एस्टिस कीफोवर, जो पहले संगठित अपराध पर सुनवाई कर चुके थे, उन्होंने मियामी में एक और चौंकाने वाली सुनवाई शुरू की। किस बारे में? इस बार बच्चों की अंतर्राज्यीय बिक्री पर। एक जॉर्जियाई जज हैरी वुडवर्ड गरीब माओ से बच्चे छीनकर उन्हें दूसरे राज्यों के अमीर जोड़ों को बेच रहा था और हर सौदे पर फीस ले रहा था। ये तो भयानक है। बिल्कुल, इसने पूरे देश को झकझोर दिया। कीफोवर ने संघीय कानून की मांग की और साथ ही एरन कॉन जैसे लोगों के काम की अहमियत पर भी जोर दिया, जो स्थानीय स्तर पर ऐसे भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच 1957 में माफिया की दुनिया में भी बड़ा बदलाव आया। क्या हुआ 1957 में? न्यूयॉर्क में पुराने बॉस फ्रैंक कॉस्टेलो पर जॉन लेवा हमला हुआ। हालांकि वो बच गया। कुछ ही महीनों बाद एक और बड़े बॉस एल्बर्ट अनास्तासिया की एक नाई की दुकान में हत्या कर दी गई। पुराने गार्ड का दौर खत्म हो रहा था और वीटो जेनोविसी और कार्लो गैम्बिनो जैसे नए ज्यादा क्रूर बॉस उभर रहे थे। और इसी उथल-पुथल के बीच वो मशहूर एपलेचिन मीटिंग हुई। हाँ, न्यूयॉर्क के छोटे से कस्बे एपलेचिन में देश भर के बड़े माफिया बॉस इकट्ठा हुए। इसे बफलो परिवार और रसल बुफालिनो जैसे प्रभावशाली लोगों ने आयोजित किया था। लेकिन पुलिस ने छापा मार दिया। हाँ, पुलिस ने अचानक छापा मारकर मीटिंग का भंडाफोड़ कर दिया। दर्जनों बॉस पकड़े गए। इससे जनता का वो डर सच साबित हो गया कि माफिया एक समानांतर सरकार की तरह काम कर रहा है। और इसी माहौल में कैनेडी बंधुओं की एंट्री होती है। जॉन एफ कैनेडी और रॉबर्ट एफ कैनेडी। बिल्कुल, जॉन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और रॉबर्ट उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार। उन्होंने सार्वजनिक रूप से संगठित अपराध के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। मैकलेलन कमेटी की सुनवाई? हाँ, मैकलेलन कमेटी की सुनवाई शुरू हुई, जो टीवी पर दिखाई जा रही थी। ये एफडीआर के तरीके से बिल्कुल अलग था। वो पर्दे के पीछे काम करते थे। कैनेडी सब कुछ जनता के सामने ला रहे थे। लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि वो किस चीज से टकरा रहे हैं? क्या उन्हें सीआईए और माफिया के इन गहरे रिश्तों का पता था? शायद पूरी तरह नहीं। मैकलेलन कमेटी की सुनवाई ज्यादातर यूनियन में भ्रष्टाचार और घोटालों पर केंद्रित थी। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि जिन लोगों से वो पूछताछ कर रहे थे, उनमें से कई सीआईए के लिए भी काम करते थे, खासकर क्यूबा में। क्यूबा? हाँ, फिदेल कास्ट्रो के खिलाफ। हाँ, फिदेल कास्ट्रो के खिलाफ चल रहे गुप्त ऑपरेशनों में निक्सन कास्ट्रो को ठीक से समझ नहीं पाए थे और हवाना, जो माफिया और सीआईए का अड्डा था, हाथ से निकल चुका था। सीआईए कास्ट्रो को हटाने के लिए बेताब थी और इसके लिए वो माफिया बॉस के साथ काम कर रही थी। हाँ, सैम जियानकाना, रसल बुफालिनो, कार्लोस मार्सेलो और सैंटो ट्रैफिकेंटे जैसे लोगों के साथ मिलकर। तो कैनेडी एक तरफ माफिया पर हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग सीआईए के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये तो गजब का विरोधाभास है। हाँ, और इसी बीच माफिया के अंदर भी सत्ता संघर्ष चल रहा था। लुसियानो, जो इटली में था, वो जेनोविसी के बढ़ते दबदबे से खुश नहीं था। उसने पुराने साथियों के साथ मिलकर जेनोविसी को फंसाने की साजिश रची और 1959 तक जेनोविसी ड्रग्स के मामले में जेल पहुंच गया। हाँ। लेकिन मार्सेलो और ट्रैफिकेंटे जैसे बॉस गैम्बिनो पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जॉन कैनेडी ने तो एफबीआई डायरेक्टर जे एडगर हूवर को भी चुनौती दी थी, है ना? हूवर तो मानते ही नहीं थे कि संगठित अपराध जैसी कोई चीज है। हाँ, जेएफके ने हूवर से साफ कहा था, संगठित अपराध मौजूद है और मैं इसे साबित करूंगा। और उन्होंने अपने भाई बॉबी को अटॉर्नी जनरल बना के ये काम शुरू भी कर दिया। और यहीं पर एरन कॉन की कहानी फिर से जुड़ती है। बिल्कुल। 1958 में एरन कॉन ने बॉबी कैनेडी से मुलाकात की। अच्छा। हाँ, उसने बॉबी को वो सारी जानकारी दी जो वो सालों से कार्लोस मार्सेलो और दक्षिणी माफिया के बारे में इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद कॉन ने मैकलेलन कमेटी के सामने गवाही दी। उसने मार्सेलो के पूरे साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, जुआ, राजनीतिक संरक्षण। उसने ट्रैफिकेंटे परिवार का भी नाम लिया। उसने वो नक्शा पेश किया जिसके बारे में वॉशिंगटन में शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। सही कहा। और बॉबी कैनेडी ने इस जानकारी पर क्या कार्रवाई की जब वो अटॉर्नी जनरल बने? जब बॉबी कैनेडी अटॉर्नी जनरल बने तो उनके निशाने पर सबसे ऊपर कार्लोस मार्सेलो था। उन्होंने मार्सेलो को गिरफ्तार करवाया और उसे अवैध रूप से देश में रहने के आरोप में ग्वाटेमाला निर्वासित करवा दिया। ग्वाटेमाला? हाँ, ये मार्सेलो के लिए सीधी चुनौती थी, एक तरह से बेइज्जती थी। और फिर आता है 22 नवंबर 1963, डैलस। हाँ,
उस दिन एरन कॉन न्यू ऑर्लिन्स की एक अदालत में था जब जज ने कार्यवाही रोककर घोषणा की कि राष्ट्रपति केनेडी की डैलस में हत्या कर दी गई है। कॉन ने अपने बगल में बैठे कार्लोस मार्सेलो की तरफ देखा और मार्सेलो के चेहरे पर न कोई हैरानी थी, न दुख, न आश्चर्य। कॉन को बाद में याद आया कि मार्सेलो का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो इसी खबर का इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने देखा कि कैसे शराबबंदी ने संगठित अपराध को जन्म दिया, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध और खुफिया एजेंसियों की जरूरत ने इसे सत्ता के इतने करीब ला दिया। बिल्कुल। कैसे हेरोइन का व्यापार इस गठजोड़ का ईंधन बना, कैसे कार्लोस मार्सेलो जैसे लोग बेहद ताकतवर हो गए, और कैसे एरन कॉन जैसे लोगों ने अकेले इनका मुकाबला किया, और फिर कैसे कैनेडी बंधुओं का सीधा टकराव इस कहानी का एक दुखद मोड़ साबित हुआ। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या सत्ता और ऐसे अवैध नेटवर्कों के बीच इतने गहरे रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म हो सकते हैं, या वो सिर्फ अपना रूप बदल लेते हैं? और कार्लोस मार्सेलो की वो शांत प्रतिक्रिया, वो उस गहरी अनदेखी ताकत के बारे में क्या बताती है, जिसके सामने शायद आधिकारिक सत्ता भी बौनी पड़ जाती है? ये सवाल आज भी कायम है।